नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डी कुमार आपका आपके अपने ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मित्रों, यहां पर जो छटे हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं चला रहा हूं। इस श्रृंखला में आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये छटे हुए प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या सिविल हो। तो इस तरह से ऐसे छटे हुए प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो ये पढ़ रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। और इसके साथ साथ आपको किसी भी कंपटीशन में बैठने पर ऐसे प्रश्न से किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो और ये प्रश्न आपको यहां पर आसानी से मिल सके, तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक काम करना है साथियों। आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम ये वीडियो डालें तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मित्रों, यहां पर ये जो आज हम लोगों के सामने पहला प्रश्न है, यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो पहले तो यहां जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो पहला प्रश्न होता है उसका आंसर आपको बताना होता है, क्योंकि उस प्रश्न का आंसर हम पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको हमने इसको बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका पहले ही क्वेश्चन से टेस्ट लेकर के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को पढ़ना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहा है इसके कहने का क्या आशय है। मार्कर थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए, यहां पे कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी मीटर दूरी आप नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो यहां पर प्रति 32 मीटर की दूरी पर आपका जो टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों 32 मीटर होगा। यहां पर कितना मीटर होगा, 32 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। आगे है, आगे कुछ प्रश्न के जो ये दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें आपको मिलान करना है। मिलान करने में आपको यहां पे यह देखना है कि कौन सा पर्वत किस प्रकार का है। यहां पे पर्वतों के नाम दिए गए हैं और उनके प्रकार दिए गए हैं, इनका मिलान करिएगा। जैसे अगर आप ये वाली श्रृंखला में देख रहे हैं तो इस श्रृंखला में आपको भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत लिखा गया है। दूसरा है बलित पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट पर्वत, चौथा है ज्वालामुखी पर्वत। इसमें आपको दिया गया है अरावली, विंध्यन और राजमहल और नीलगिरी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि साथियों, अरावली जो पर्वत है वो कैसा पर्वत है, वह एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अब ये अवशिष्ट पर्वत अगर है तो यह अवशिष्ट पर्वत से इसका मिलान कर देते हैं हम। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहां पे दिया गया है ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत। तो आपको पता है साथियों कि ये मान लीजिए कि यह आपका अपना प्यारा भारत है, और यह है विंध्याचल श्रेणी और यह है सतपुड़ा श्रेणी। तो इस तरह से ये जो पर्वत विंध्याचल है, यह कैसा पर्वत है, यह ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, यह ब्लॉक पर्वत है। तो इस तरह से विंध्याचल का इससे मिलान आपने कर दिया। इसके बाद बलित पर्वत की बात आती है। तो बलित पर्वत की बात जब आती है तो नीलगिरी जो है यह बलित पर्वत है। राजमहल की पहाड़ियां जो कि यहां पर है साथियों, राजमहल की पहाड़ियां यहां पे हैं, और ये राजमहल की पहाड़ी जो है साथियों, ये कैसी है,
यह है ज्वालामुखी। कैसा है? ज्वालामुखी पहाड़ी है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी इस तरह से राजमहल पे आ गया। तो अब हम लोगों का जो विकल्प बन पा रहा है वो कौन सा बन पा रहा है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पहले का हो रहा है दूसरा, दूसरे का आपका हो रहा है चौथा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का आपका हो जा रहा है तीसरा, यानी कि 24-13, 24-13। वैसे साथियों यदि हम लोग इसको सॉल्व इतना पूरा ना करके केवल एग्जामिनेशन हॉल वाला अगर हम स्टाइल से सॉल्व करते हैं या ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो यह हमारा 1 सेकंड में उत्तर हमको मिल जा रहा था। कैसे? हम जानते हैं कि अरावली पर्वत कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है। तीसरे का हम 1 से मिलान करते, यानी कि सी का 1 से मिलान करते, और सी का 1 यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं दिया है और यहां पर भी नहीं दिया है, यहां पर है। तो वैसे भी हमें आप देख रहे हैं उत्तर मिल जाता 1 ही सेकंड में। तो यहां पे उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे ज्वालामुखी दिया गया है और देश दिए गए हैं। इन देशों को आपको उस ज्वालामुखी के देश से मिलान करना है कि यह ज्वालामुखी इस देश में है या नहीं है। और इसके बाद एक ऐसा दिया गया है जो इस देश में ज्वालामुखी वह नहीं है लेकिन फिर भी उससे मिलान किया गया है, वही गलत मिलान आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा यहां पे जो दिया गया है इरेबस दिया गया है, माउंट एरेबस यहां पे जापान कह रहा है, माउंट अनुंग इंडोनेशिया बता रहे हैं, क्रिसमस बोस्टन आइसलैंड बता रहे हैं और किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका बता रहे हैं। तो इस तरह से साथियों इसमें जो विकल्प में दिया गया है यह भी मिलान सही है और यह भी मिलान सही है और यहां पर भी मिलान सही है, लेकिन ये वाला जापान नहीं है साथियों। इसका क्या है उत्तर? इसका उत्तर जो है यह है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका है। तो इस तरह से इसका जापान ना होकर के अंटार्कटिका है और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 23 नंबर का है ए हो जाएगा आंसर। यहां पे कह रहा है क्वार्टजाइट का निर्माण किससे होता है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है कि चूना पत्थर के रूपांतरण से होता है कि ग्रेनाइट के रूपांतरण से कि लावा के उद्गार से होता है? तो हम आपको बताएं क्वार्टजाइट जो है साथियों इसका निर्माण लावा के उद्गार से नहीं होगा, क्योंकि लावा के उद्गार से अगर आप देखते हैं तो लावा के उद्गार से जो होगा वह क्या होगा? आग्नेय शैल का निर्माण होगा। ग्रेनाइट के रूपांतरण से तो यह नहीं होगा। चूना पत्थर के रूपांतरण से आपको पता है क्या बनता है? संगमरमर बनता है। क्या बनता है? संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से साथियों क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। किससे? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। तो इस तरह से आपका ए वाला सही हो गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी दिया गया है और उसके देश दिए गए हैं। तो यहां पर जोरल्लो दिया गया है, मैक्सिको कहा जा रहा है। माउंट उंटजेन कहा जा रहा है, जापान में है। अवाचा कहा जा रहा है, रूस में है। और माउंट इजाल्को कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड में। तो इसमें साथियों आपका जो यहां पर ये माउंट इजाल्को दिया गया है ये वाला विकल्प गलत है। यह विकल्प क्या है? यह विकल्प गलत है। और माउंट इजाल्को की अगर आप बात करते हैं तो माउंट इजाल्को यह है कहां पर? ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। और 25 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर का हो जाएगा डी। आगे देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने
भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? तो साथियों, जो भारतीय मौसम विभाग है उसने भारत को कुल 4 वो भागों में विभाजित किया है। और ये 4 भाग जो हैं वो कौन से हैं? 4 भाग, पहले तो जो थे वो कुल 5 भाग थे। कितने थे? पहले टोटल 5 भाग थे। अब ये 5 भाग जो थे साथियों, उसमें से वो कौन कौन से भाग थे इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो 5 भाग में पहले क्या था कि यहां पर फर्स्ट था, यहां पे सेकंड था, और यहां पे थर्ड जोन था, और यहां पे फोर्थ जोन था, और यहां पर फिफ्थ जोन था। यहां पर फिफ्थ जोन था। तो इस तरह से यहां आपने देखा कितने जोन हो जा रहे हैं? कुल मिलाकर के हो जा रहे हैं 5। लेकिन दोस्तों बाद में किया क्या गया कि इन दोनों जोन को, किसको? 1 और 2 को मिला करके इसका नामकरण कर दिया गया जोन 2। इसके बाद जोन थर्ड तो बना रहा, जोन थर्ड ही, और ये फोर्थ भी बना रहा। इस तरह से फोर्थ वाला हो गया और यह फिफ्थ वाला भी हो गया। तो कुल टोटल जो यहां पर जोन बन रहे हैं ये कितने बन जा रहे हैं? 1 2 3 4, यहां पे टोटल 4 जोन बन रहे हैं। आगे चलते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलकीय, क्या कह रहा है? चतुष्फलकीय सिद्धांत कौन संबंधित है? चतुष्फलकीय सिद्धांत से कौन संबंधित है साथियों? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोथियन ग्रीन जो हैं यह है चतुष्फलकीय सिद्धांत से संबंधित हैं। आर्थर होम्स जो हैं इनका जो सिद्धांत है इनका है संवहन तरंग सिद्धांत। वेगनर का अगर आप देखते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बाद केल्विन का अगर आप देखते हैं तो इनका है संकुचन सिद्धांत। तो इस तरह से आपका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठार की उत्पत्ति से, और इसके बाद दिया गया है भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो यहाँ पे साथियों अभी भी हमने आपको बताया कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो क्या है? वह महासागर और महाद्वीप के उत्पत्ति से संबंधित है, भूकंप और ज्वालामुखी से नहीं है, पर्वत और पठार की उत्पत्ति से भी नहीं है, और भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण से भी नहीं है। इन्होंने जो सिद्धांत अपना दिया था, मूल रूप से इनका सिद्धांत अगर देखा जाए तो महाद्वीपों के और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। लेकिन हाँ, इतना होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से इन सभी जो आप देख रहे हैं नीचे के, इनका भी किसी ना किसी तरह से संबंध है, एक दूसरे संबंधित हैं, और इस तरह से इनकी व्याख्या भी हो जाती है कुछ ना कुछ हद तक। तो इस तरह से ये तो है, लेकिन व्याख्या जो इन्होंने प्रश्न की है कि किसके लिए किया है, सिद्धांत दिया किसके लिए है, तो वह आपका महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के लिए दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर है साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? यहां पे कहा जा रहा है कि विस्तार किसने दिया उसमें और विकसित किसने किया, यानी कि विकास में कौन कौन योगदान दिए। आगे है इसमें हम लोगों के सामने विकल्प। तो टूजो विल्सन जो है साथियों, इन्होंने महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने टूजो विल्सन जो है ये प्लेट शब्द की जो है बात इन्होंने कही है। और इसके बाद मैकेंजी जो है इन्होंने भी प्लेट विवर्तनिकी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आर एल पार्कर इन्होंने भी इसमें सहयोग किया है।
तो इस तरह से ये 3 के तीनों हो जाते हैं सही, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त सही सभी। ठीक है, आगे है पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ज्वाली ने जो दिया है, ज्वाली देते क्या है, ये देते हैं रेडियोधर्मिता सिद्धांत। और आर्थर होम्स देते हैं संवहन तरंग सिद्धांत। और डेली देते हैं फिसलन सिद्धांत। और कोबर देते हैं भू सन्नति सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी प्रश्न हमने करवाए ये सभी आपको समझ में आए होंगे। और अब आप ये बताइए कि 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने में हमारा मदद करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने तैयारी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते रहिए। तो चलिए इसी पे लेते हैं हम विदा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।